हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, चिंतन या फिर थिंकिंग। उसके बाद चिंतन के जो प्रमुख प्रकार होते हैं उसको देखेंगे, जैसे जिससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, चिंतन और चिंतन के प्रकार। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसमें देखते हैं चिंतन है क्या। किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होता है वही विचार चिंतन कहलाता है। चिंतन किसे कहते हैं? हमारे सामने अगर कोई समस्या उत्पन्न हो गई है तो हम उस समस्या का समाधान करने के लिए जो विचार करते हैं कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, तो वह जो विचार होता है वही क्या कहलाता है, चिंतन कहलाता है। चिंतन किसे कहते हैं? समस्या समाधान करने के लिए जो हम विचार करते हैं वही चिंतन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। तो चिंतन कब उत्पन्न होता है? जब हमारे सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तब हम चिंतन करना शुरू करते हैं और समस्या समाधान होने तक चिंतन हम करते रहते हैं। तो चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने तक होता है और अंत इसका समस्या समाधान होने के बाद ही होता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला बिंदु देखते हैं। अगला हमारा है चिंतन के प्रकार। अगला टॉपिक क्या है? चिंतन के प्रकार, जिसमें प्रमुख रूप से दो प्रकार हैं, स्वलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। स्वलीन चिंतन क्या होता है? ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है? स्वलीन का अर्थ होता है स्वयं में लीन रहना। स्वलीन का अर्थ क्या होता है? स्वयं में लीन रहना। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप ना हो, वह स्वलीन चिंतन कहलाता है। मतलब स्वलीन चिंतन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चे सोचते रहते हैं कि मैं शक्तिमान बन जाऊँ, मैं आयरन मैन बन जाऊँ, मुझे ये शक्ति मिल जाए, मुझे पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए मेरे पास। तो जो निरर्थक चीज़ें सोचते रहते हैं जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, वह क्या कहलाती है? स्वलीन चिंतन कहलाती है। स्वलीन चिंतन क्या होता है कि जो हम बिना कल्पनाशील, जो हम ज़्यादा कल्पनाशील सोचते हैं और जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता, मतलब वह चीज़ें हमारे लिए पूरी नहीं हो सकती। जैसे कोई बच्चा अगर सोच रहा है मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाए, ये क्या है? स्वलीन चिंतन ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसका कोई वास्तविक स्वरूप ना है। तो ये क्या कहलाएगा? स्वलीन चिंतन कहलाएगा। दूसरा क्या होता है? यथार्थवादी चिंतन। दूसरा क्या होता है? यथार्थवादी चिंतन। इसमें क्या होता है? यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। तो जो चिंतन वास्तविक चीज़ें जो हमारे लिए घटित हो रही हैं, जो हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, उससे संबंधित जो चिंतन हम करते हैं वह यथार्थवादी चिंतन कहलाता है। और स्वलीन चिंतन क्या होता है? जिसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं होता, वह स्वलीन चिंतन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण दिया हूँ कि कोई बच्चा सोच रहा है कि मुझे उड़ने की पावर मिल जाए या फिर मुझे विभिन्न चीज़ों की पावर मिल जाए, मुझे डायरेक्ट कोई जॉब मिल जाए, सरकारी जॉब मिल जाए। तो ये सब क्या है? स्वलीन चिंतन है, क्योंकि इसका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह बस अपने मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। तो ये क्या है? स्वलीन चिंतन कहलाएगा। अब देखते हैं यथार्थवादी चिंतन के प्रकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होता है, यथार्थवादी चिंतन के प्रकार। पहला इसमें अभिसारी चिंतन। पहला क्या है? अभिसारी चिंतन या फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित की होती हैं। तो इसमें क्या होता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होती है, समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं, मतलब एक समस्या का समस्याएं भी एक ही होती हैं और समस्या का समाधान भी एक ही तरीके से निकल सकता है और समस्या का एक ही समाधान होता है। वही बात जो मैं बता रहा था, अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि समस्या जो होती है, समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और समस्या का एक ही समाधान निकलता है। जैसे अगर आप किसी बच्चे से प्रश्न पूछेंगे कि भारत की राजधानी क्या है, तो वह क्या हुआ? समस्या स्टार्ट हो गई ना। अगर आप किसी से प्रश्न पूछेंगे तो समस्या स्टार्ट हो गई, उसके बाद वह क्या करेगा? कुछ विचार करेगा। ये क्या कहलाएगा? चिंतन कहलाएगा। उसके बाद जो उसका उत्तर आएगा वह क्या कहलाएगा? दिल्ली ना। अब उसका उत्तर क्या है? एक ही है। भारत की राजधानी दो तीन तो हम बता नहीं सकते, एक ही उत्तर है ना। तो इसमें क्या होता है कि समस्या जो होती है एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और इसका समाधान भी एक ही होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए पूछ लिया गया कि आपके जो अभी तुरंत सीटेट एग्जाम हुआ है उसमें कितने नंबर है, तो आप 4-5 नंबर तो बता नहीं सकते 4-5 बार कि मुझे एक बार 99 नंबर आए, एक बार 103 नंबर आए। तो ये नहीं ना, क्या बताएंगे? एक उत्तर बताएंगे मेरे 120 नंबर आए हैं। तो ये क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी ना, क्योंकि आपका एक ही उत्तर आ रहा है। कोई पूछा आपसे कि आपके सीटेट में कितने नंबर आए, तो आपके 120 नंबर आए हैं पेपर 1 में। कोई अगर बच्चा पूछ रहा है कि आपके सीटेट पेपर फर्स्ट में कितने नंबर आए, तो आप बोले 120 नंबर में आए, तो एक ही आंसर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है? समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती हैं और इसका समाधान भी एक ही होता है। आगे लिखा गया है, इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो समाधान हम देते हैं वह क्लोज एंडेड होता है, मतलब कि एक ही प्रकार से उसका उत्तर दे सकते हैं हम। कोई उसको बार, मतलब क्लोज एंडेड का मतलब हो कि बहु शाखाएं में हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। मतलब जैसे अगर मान लीजिए पूछ लिया गया कि आपके सीटेट में कितने नंबर हैं, तो आप बता सकते हैं मैंने 2021 में जब पेपर दिया था तो मेरे 90 नंबर थे। उसके बाद 2022 में अगस्त वाला पेपर दिया तो मेरे 121 नंबर हुए। उसके बाद अब मैं फिर से फॉर्म भरा हूँ। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये ओपन एंडेड प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत तरीके से बता दिए। और क्लोज एंडेड क्या होता है कि अगर वही बच्चा प्रश्न पूछ लिया कि आपके जो इस बार सीटेट हुआ है अगस्त 2023 में, उसमें कितने नंबर हैं, पेपर
पेपर फर्स्ट में, तो इसमें तो एक ही आंसर बनेगा ना, क्योंकि वह आपको लिमिटेशन दे दिया कि अगस्त 2023 में पेपर फर्स्ट में, तो आप बताएंगे मेरे 121 नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, बंद अंत वाला उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आप एक ही उत्तर दे सकते हैं, इसमें बहुत उत्तर तो आप बता नहीं सकते। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि खोजा हुआ समाधान बंद अंत वाला होता है, क्लोज एंडेड होता है। देखिए फिगर बनाया, देखिए कि आंसर जो होता है वह एक ही तरीके से आप दे सकते हैं, एक ही फैक्ट होता है, उसका आंसर एक ही फैक्ट होता है, एक ही आंसर होता है। ये क्या है, क्लोज एंडेड, और इसे कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब दूसरा है अपसारी चिंतन या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब दूसरा क्या है, अपसारी चिंतन या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती। इसमें क्या होता है, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या था कि समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित थी, लेकिन इसमें क्या होता है, समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित ना होकर बहुत सारी बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे पिछली बार कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या हुआ कि समस्या को एक ही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या होता है कि अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके और आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका प्रयोग करके एक ही समस्या को कई तरीके से हल करने का प्रयास किया जाएगा। ये क्या कहलाती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। जैसे दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें अगर दे दिया गया, तो जितने बच्चे होंगे वह अलग अलग दिल्ली की विशेषताएं बताएंगे ना। कोई दिल्ली की क्या करेंगे, भौगोलिक विशेषताएं बता देंगे, कोई ऐतिहासिक विशेषताएं बता देंगे, कोई सांस्कृतिक विशेषताएं बता देंगे, कोई आर्थिक विशेषताएं बता देंगे, कोई राजनीतिक विशेषताएं बता देंगे। तो इसमें क्या है कि बच्चे की जैसी इमेजिनेशन होगी, जैसे उसकी क्रिएटिविटी होगी, वैसे वैसे वो उत्तर देगा। इसमें क्या हुआ कि आपने समस्याओं को एक बिंदु पर केंद्रित किया नहीं, क्योंकि आपने यह तो पूछा नहीं कि दिल्ली की सांस्कृतिक विशेषताएं बताइए, आप यह पूछे हैं कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उस प्रकार से जैसे जैसे बच्चे की कल्पनाशीलता थी, जैसे जैसे उसकी सृजनात्मकता थी, उसी प्रकार उसने अलग अलग उत्तर दिया। तो इसलिए इसमें अगला पॉइंट क्या है कि इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है। मुक्त अंत वाला मतलब क्या होता है कि एक प्रश्न के कई उत्तर आ सकते हैं। मुक्त अंत वाले का मतलब यही है कि एक प्रश्न के कई उत्तर आ सकते हैं। जैसे कि किसी ने बताई सांस्कृतिक विशेषता, किसी ने आर्थिक बताई, किसी ने राजनीतिक बताई, किसी ने भौगोलिक, किसी ने ऐतिहासिक, तो कई आंसर आए ना। तो मतलब क्या हुआ, ओपन एंडेड प्रश्न था, ओपन एंडेड आंसर इसका निकला। तो यही इसमें बताया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये पॉजिटिव वर्ड है। पॉजिटिव निगेटिव टाइप में पॉजिटिव वर्ड ये है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, बच्चों को कैसी थिंकिंग कराना चाहिए, बच्चों को डाइवर्जेंट थिंकिंग कराना चाहिए। प्रश्न बनता है कि एक अच्छी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की थिंकिंग कराना चाहिए, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा पॉजिटिव। क्रिटिकल थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाएगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है ये मोस्ट निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, निगेटिव वर्ड हो जाएगा। कन्वर्जेंट थिंकिंग हमें बच्चे को कभी नहीं करानी है। हमें कैसी थिंकिंग करानी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग करानी है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग का एक ग्राफ बना है, एक फिगर बना है, उसको देखते हैं। इसमें क्या है कि क्वेश्चन देखिए दिया गया है, उसके कई आइडिया हैं। तो ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग ना, एक क्वेश्चन के कई आइडिया से आप उसको हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, एक समस्या है, उसको कई तरीके से आप हल कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक आंसर है, उसके एक ही तरीके का एक ही आंसर है, एक ही मतलब समस्या एक है और आंसर भी उसका एक ही है। तो ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। अगला है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग या फिर आलोचनात्मक चिंतन। अगला हमारा क्या है, आलोचनात्मक चिंतन। इसमें क्या होता है, गुण और दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। तो आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है कि कोई तथ्य आपको दिया गया, उसके आप गुण को देखिए, उसके आपको दोष को देखिए, उसके बाद आप अपना मत रखिए और किसी बात को अगर स्वीकार कर रहे हैं या फिर अस्वीकार करिए। ये क्या कहलाएगा, आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न कोई पूछ रहा है कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वह सही है कि गलत है, बताइए। तो आप उसके गुण को भी देखेंगे, उसके बाद दोष को भी देखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि ऑनलाइन शिक्षा, आप यह भी बता सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा क्या अच्छी है, आप अपना मत दीजिएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन यही हो जाता है, किसी टॉपिक पे आप अपने गुण को देखिए, उसके गुण को देखिए, उसके दोष को देखिए, उसके बाद किसी बात को स्वीकार करिए फिर अस्वीकार करिए, यह आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगा। अब चिंतन के सामान्य प्रकार देखते हैं। चिंतन के सामान्य प्रकार में पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग या फिर मूर्त चिंतन। तो पहला क्या है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन अथवा मूर्त चिंतन या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग इंग्लिश में कहते हैं। जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उनके बारे में हमें चिंतन जब करते हैं तो वह प्रत्यक्षात्मक या फिर मूर्त चिंतन कहलाता है, और यह चिंतन का निम्न स्तर होता है। तो छोटे बच्चों में यह चिंतन पाया जाता है क्योंकि वह जो चीज़ें देखते हैं सिर्फ उन्हीं का चिंतन कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जल प्रदूषण के बारे में चिंतन करें, मान लीजिए अगर आपको प्रदूषण का चिंतन करना है तो आप जल प्रदूषण या फिर आप जो पेड़ों का कटाव है उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, विभिन्न जो चीज़ें आप देख सकते हैं उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो वह क्या कहलाएगा, मूर्त चिंतन कहलाएगी। क्योंकि मूर्त का अर्थ क्या होता है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं।
अगला है प्रत्ययात्मक चिंतन या फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर अमूर्त चिंतन। तो इसमें क्या होता है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उनके बारे में जब हम विचार करते हैं तो वह अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो अमूर्त चिंतन क्या होता है, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती उसके बारे में चिंतन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप वायु के बारे में कुछ चिंतन कर रहे हैं तो वह क्या है, अमूर्त चिंतन, क्योंकि आप उसे देख तो सकते नहीं। अगर मान लीजिए आप ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन क्षरण जो हो रहा है उसके बारे में अगर आप चिंतन कर रहे हैं तो ओजोन लेयर आपको दिखती तो है नहीं, लेकिन आप उसके बारे में चिंतन तो कर रहे हैं, तो यह क्या कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट या फिर अमूर्त चिंतन कहलाएगा, क्योंकि इसमें आप जो चीज़ें नहीं देखते उसका भी चिंतन करते हैं। तीसरा है काल्पनिक चिंतन। काल्पनिक चिंतन क्या होता है कि पूर्व अनुभवों के आधार पर हम जो कल्पना करते हैं उसे हमें काल्पनिक चिंतन कहते हैं। तो काल्पनिक चिंतन क्या होता है कि पूर्व अनुभवों के आधार पर हम जब चिंतन करते हैं तो वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। और चौथा है तार्किक चिंतन। सबसे उच्चतम स्तर का चिंतन यही होता है, किसी चीज़ या वस्तु के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन कहलाता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। तो वही जो मैं बताया कि यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। और किसी चीज़ या वस्तु के बारे में जब हम तर्क करने लगते हैं, तर्क करने के बाद विचार करते हैं, तब यह क्या कहलाता है, तार्किक चिंतन कहलाता है। मतलब कोई टॉपिक है उसके बारे में हम तर्क करेंगे, उसके अच्छाइयों को बुराइयों को बताएंगे, तो यह क्या कहलाएगा, तार्किक चिंतन कहलाएगा, क्योंकि हम दोनों पक्ष को देखते हुए इसके बारे में जानेंगे, तो यह तार्किक चिंतन कहलाता है। चलिए अब इसका क्विक रिविजन देख लेते हैं। चिंतन क्या होता है कि जब समस्या होती है, में समस्या समाधान के लिए जो हम विचार करते हैं वह चिंतन कहलाता है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था यथार्थवादी चिंतन, जो होता है जो वास्तविकता से संबंधित होता है। स्वलीन चिंतन क्या होता है, जिसका वास्तविकता का कोई वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता। उसके बाद यथार्थवादी चिंतन में पहला था अभिसारी चिंतन। इसमें क्या होता है कि समस्याओं की एक ही बिंदु पर केंद्रित की जाती हैं समस्याएं, और समस्या का एक ही हल भी होता है। जैसे भारत की राजधानी पूछेंगे आप किसी बच्चे से तो समस्या हुई, लेकिन उसके बाद उसका समाधान क्या है, दिल्ली है, कोई और आंसर नहीं आ सकता। इसलिए इसमें जो उत्तर आता है वह बंद अंत वाला होता है, मतलब एक ही प्रकार से उत्तर आ सकता है। उसके बाद था हमारा अभिसारी चिंतन। इसमें क्या था, समस्याएं की एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, समस्याओं को एक ही तरीके से हल नहीं दिया जाता, अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता के आधार पर कई तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे दिल्ली की विशेषताएं वर्णन करना है तो बच्चे की जैसी जैसी सृजनात्मकता होगी उसी अनुसार अलग अलग आंसर देंगे, एक आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसमें क्या होता है, किसके द्वारा खोजा हुआ समाधान मुक्त अंत वाला होता है। आगे देखते हैं। आगे था आलोचनात्मक चिंतन। इसमें क्या है, किसी चीज़ के बारे में गुण और दोष दोनों को देखते हुए जब हम कोई अपना मत देते हैं तो वह आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आगे इसमें देखते हैं फिर चिंतन के सामान्य प्रकार में था मूर्त चिंतन। जो चीज़ें हम देखते हैं उसके बारे में जब चिंतन करते हैं तो वह मूर्त चिंतन कहलाता है। सेकंड था अमूर्त चिंतन। जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती उसके बारे में हम जब चिंतन करते हैं तो वह अमूर्त चिंतन कहलाता है। काल्पनिक चिंतन क्या था, पूर्व अनुभवों के आधार पर हम जो कल्पना करते हैं वह काल्पनिक चिंतन कहलाता है। और तार्किक चिंतन क्या था कि किसी चीज़ के बारे में जब हम तर्क करना शुरू कर देते हैं किसी तथ्य के बारे में तो वह तार्किक चिंतन कहलाता है। और यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। और चिंतन का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा होता है, मूर्त चिंतन। चिंतन का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा होता है, मूर्त चिंतन। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।